Okay, so let me start our today's lecture. आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे that is the method for the determination of Avogadro number. ठीक है. In this lecture, what we discuss, first of all, you know that what are Avogadro number. Avogadro number क्या है, आप लोगों को इसके बारे में पता है. It has specific value that is 6.022 into 10 raised power 23 particles. ठीक है. In this lecture हमने ये देखना है कि वी हैव हाउ वी गेट दिस नंबर. ये बेसिकली ये नंबर हमें पता है, हम इसको एज सच यूज कर लेते हैं. लेकिन आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ये एक बेसिकली क्या फार्मूला है, क्या डेरिवेशन है जिसके ज़रिए हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गैस, चलिए अगर हम गैस के हवाले से ही बात करें कि एक पर्टिकुलर गैस में जो हम कहते हैं कि if there is a 1 mole of a gas, it's mean there is 6.022 into 10 raised power 23 particles या 23 molecules present है. ठीक है. तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो एक मोल है उसके अंदर जो एवोगैड्रो नंबर पाए जाते हैं उसकी एक बाकायदा डेरिवेशन करेंगे. लेकिन इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले हमें जो डिस्कस करना पड़ेगा वो बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स फॉर्मूला, इसको देखेंगे. सो in this lecture firstly we describe about barometric distribution law and formula, and then by using barometric law and formula we have to draw on the and derivation about determination of Avogadro number. So let me start from the barometric distribution law and formula. अच्छा, यहाँ पे वर्ड है बैरोमेट्रिक. ठीक है. बैरोमीटर क्या होता है? बेसिकली बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर. ठीक है. वर्ड बैरो जब भी आता है तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज प्रेशर आती है. तो डेफिनेटली अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, इसके को ही थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली कुछ प्रेशर के, जो गैस का जो प्रेशर होगा उसकी बात की जाती है. ठीक है. तो बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है बेसिकली ये डील करता है कि इसको हाइट को या एल्टीट्यूड को. अगर आप पर्टिकुलर गैस सॉरी नॉट गैस, अगर पर्टिकुलर लिक्विड या सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पे जो प्रेशर है वो इतना डोमिनेट फैक्टर नहीं है. ठीक है. प्रेशर का कोई इन केस ऑफ सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं होता, लिक्विड पे भी कुछ बहुत माइनर सा कह लें. बट अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो जैसे जैसे हाइट चेंज होती है इसके ऊपर प्रेशर के अफेक्ट होता है. हाइट के साथ साथ टेम्परेचर का भी अफेक्ट होता है. आपको पता है अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल की मोशन ज्यादा हो जाती है. सिमिलरली अगर हाइट का अगर अफेक्ट चेक करें तो जो हाइट का और प्रेशर का है इसके ऊपर भी एक रिलेशन है. अब वो क्या रिलेशन है, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ये रियलाइज करते हैं कि वहां पे प्रेशर कम है. ठीक है. जैसे ये ऐसे भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं, लाइक एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, वहां पे जो पायलट्स होते हैं उनके जो कैबिनेट होते हैं ना वो बाकायदा प्रेशराइज्ड होते हैं. लोग वहाँ पे जो ऑक्सीजन की होती है वो वैल्यू, जो प्रेशर है वो कम होता है, इसलिए उनको डिफिकल्टी भी होती है सांस लेने में. बकायदा जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना उनके अंदर ये चीज बकायदा देखी जाती है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन किया जाता है. तो क्यों, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे जो प्रेशर होता है वो उतना ही कम हो जाता है. यानी कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनके दरमियान हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां पे जाने से क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है. और आपको पता है कि अगर प्रेशर कम होगा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हाइट्स पे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वहां पे लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है. उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है. नॉर्मल ऑक्सीजन का प्रेशर अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 159 टॉर होता है एटमॉस्फेयर में, और जो हमारे पास लंग्स में होता है वो 116 टॉर आई थिंक इतना होता है. तो अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, तो हमारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है. अब क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं वहां पे प्रेशर जो सा होता है वो 159 टॉर से कम हो जाता है.
अब जब पार्शियल प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का, उससे क्या होता है, सांस लेने में जो उनसे होती है वो मुश्किल होती है, डिफिकल्टी होती है। इसलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे जो स्पेशली जो पायलट्स के कैबिन्स होते हैं वहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो प्रेशर है गैसेस का, जो प्रेशर और हाइट के साथ अफेक्ट होता है, कि जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो गैसेस के प्रेशर के ऊपर अफेक्ट होता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में कोई अफेक्ट नहीं होता। अब ये जो चेंज इन प्रेशर का अफेक्ट है हाइट के साथ, ये बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है किसमें, बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। ठीक है, एंड व्हाट इज द बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज द चेंज इन प्रेशर P ओवर P नॉट, इट इज द चेंज इन प्रेशर इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल पावर माइनस mgh ओवर RT। ठीक है, तो इसमें आप देखें हमारे पास मैस m मैस है, g ग्रेविटी है, और हमारे पास h, यहाँ पे जो h है बेसिकली ये हमारे पास हाइट है, और R जनरल गैस कांस्टेंट है, T हमारे पास टेम्परेचर है। तो इस पूरे टर्म में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइट है बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, चेंज इन प्रेशर के साथ, प्रेशर के साथ इनवर्स है, यानी कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है वहां पे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। इसी वजह से हमें नॉट ऑक्सीजन कोई भी गैस कह लें उसका डेफिनेटली हाइट के साथ इनवर्स ही रिलेशन होगा। यहाँ मैं पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो समझने में आसान है। नॉर्दर्न एरियाज में जैसे जैसे हम हाइट्स पे जाते हैं ये होता है, वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम ये समझते हैं कि शायद ठंड की वजह से सांस नहीं आ रहा, बट बेसिकली होता क्या है, वहां पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर से क्या होता है, वो हमारे पास कम होता है। तो जैसे हाइट पे जाने से प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्रीथिंग है उसके अंदर अनकंफर्टेबलनेस होगी। ठीक है, सो आज हमने अपने लेक्चर में ये जो एक फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि P ओवर P नॉट इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल पावर mgh ओवर RT, इसको डिस्क्राइब करना है, एंड दिस इज नोन एज बैरोमेट्रिक फॉर्मूला या बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Okay, so let me start the derivation of the barometric laws formula. As you know that what is force? Force is defined as force per, what is pressure? Pressure is defined as force per unit area. ठीक है, अगर इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, एंड व्हाट इज फोर्स, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू mg, where m is the mass and g is the gravitational acceleration। ठीक है, सो फोर्स को इसका प्रोडक्ट किया जाता है, सिंपली यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन प्रेशर फार्मूला। तो प्रेशर क्या फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू mg ओवर a। ठीक है, mg ओवर a फोर्स पर यूनिट एरिया, f ओवर a फोर्स पर यूनिट एरिया a, एंड इट विल इक्वल टू द प्रेशर। नाउ वी टॉक अबाउट द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जब चेंज हो रहा है प्रेशर को तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल डी पी से। डी पी का क्या मतलब होता है, चेंज इन प्रेशर। सो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल इज इक्वल टू mg ओवर a। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो सा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम नेगेटिव साइंस यहाँ पे हमें ये बताता है एज यू इंक्रीज द हाइट द प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो जब हम चेंज इन प्रेशर की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर और हाइट के अंदर इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, okay, now there are some basic formula from the physics. What is the density? Density is basically mass per volume। ठीक है, mass पर वॉल्यूम डेंसिटी है, और अगर आप इस डेंसिटी के फार्मूला से mass को सेपरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो mass के नीचे वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है वो डेंसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको mass पता चल जाएगा। ठीक है, सो mass is equal to density into volume। Okay, in next step you can see here mass is equal to rho into ADH। ठीक है, ADH हमारे पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ये जो तीन टर्म्स हैं। ठीक है, ADH, DH मतलब है कि चेंज इन हाइट, और A हमारे पास क्या है, एरिया।
ठीक है, चेंज इन हाइट इनटू एरिया। सो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर हमने किसी चीज का वॉल्यूम देखना हो तो हम ऐसे ही करते हैं ना, उसका जो पर्टिकुलर एरिया होता है यानी कि लैंड इनटू विड्थ इनटू जो उसकी हाइट होती है, उसका जो हम लोग अगर उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू जो हमारे पास विड्थ होती है ये हमारे पास एरिया होता है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इनके साथ हम पर्टिकुलरली जो हाइट को भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। सो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर सिंपली हमने वॉल्यूम की वैल्यू ऐड की है, और रो को फिजिकल केमिस्ट्री में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को, रिप्रेजेंटेड बाय रो। ठीक है, सो इन दिस फार्मूला, ये जो हमने एक डेंसिटी फार्मूला से मैस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसके अंदर हमने डेंसिटी की जगह रो को पुट किया और वॉल्यूम की जगह भी उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ व्हाट यू डू, यू हैव टू पुट इन इक्वेशन जो हमने प्रीवियस इक्वेशन फाइंड आउट की है, दिस वन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा गया है, बट आई डिडंट मेंशन हियर, बट इट्स ओके, यू हैव टू मेंशन इन दिस चेंज इन प्रेशर के अंदर। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने मैस के अंदर, आप देखें कि यहाँ पे जो मैस है, ये पर्टिकुलर जो मैस की वैल्यू है, यहाँ पे हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, रो इंटू ए डी एच इंटू जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो जो एरिया है वो एरिया से कैंसिल। Okay, so how you got the simplification, that change in pressure, negative change in pressure is equal to density into change in height into gravity। ठीक है, so ये एक आपके पास मजीद simplified equation आ गई है, and suppose this is equation 1। Now there is kinetic theory of gases. According to kinetic theory of gases, PV is equal to 2 by 3 RT. 2 by 3 RT is equal to PV. How we got this one? Very simple. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में। वंस वी रिकॉल, हमारे पास बेसिकली जो जनरल फार्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, इट इज PV इज इक्वल टू 1/3 NNC स्क्वायर। ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है। इस इक्वेशन के अंदर वी जस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट फैक्टर 2। इस इक्वेशन को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड भी किया गया है। इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो ऐसे है। ये देखें, इस इक्वेशन में ये जो 2 है ना, ने वो 2 है जो इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये वो 2 है जो इस इक्वेशन के साथ डिवाइड हो रहा था। इनको पुट करने के बाद सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है। बेसिकली ये जो 2 था ये यहाँ पे 3 की जगह पे था, और जो 3 है वो 2 की जगह पे था। सिर्फ इनकी जो हमने जो प्लेस है उसको जो है वो रीअरेंज किया है, उसके लिए उसकी वजह क्या थी कि आपको देखें यहाँ पे फिर हमारे पास क्या फार्मूला बच जाता है, 1/2 mc स्क्वायर। एंड व्हाट इज हाफ mc स्क्वायर, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो सिंपली यहाँ पे जो हाफ mv स्क्वायर है यह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई के। ई के क्या है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी, और 2/3 एज सच फार्मूले से ड्राइव हो गया। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने जो PV है इसको 2/3 ई के है, और जो P/2 को RT के इक्वल क्यों लिखा है। आपको पता है कि हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अगर आप n को 1 कंसीडर कर रहे हैं, वर 1 मोल ऑफ गैस, आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो जहां पे RT लिखा जा रहा है आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन में ऐसे ही है, RT इज इक्वल टू 2/3 ई के। ठीक है, और यहाँ से फर्दर अगर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 है ये आर टी के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ जाएगी, दिस वन। ठीक है, बट वी यूज दिस वन इक्वेशन नंबर 2
हमने जो यहाँ पे हमारा पर्पज है, हम यहाँ पे डील कर रहे हैं प्रेशर को। सो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ई के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। वी आर यूजिंग दिस वन इक्वेशन ओनली। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम आगे फर्दर ड्राइव करेंगे। एज यू नो दैट व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी करते हैं। इट इज द मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कर सकती हैं, मास इनटू डेंसिटी। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अंदर जो v है, pv, इस v की जगह हम लोगों ने एक वैल्यू कैलकुलेट किया v की बाय यूजिंग द डेंसिटी फार्मूला। इट विल इज इक्वल टू m आवर रो। सो pv था, pv इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई के, और हम सिंपली यहाँ पे v की जगह p आवर रो लिख दी है। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन को रिवर्स किया गया है। रिवर्स करने से क्या हुआ है कि सिंपली इक्वेशन जो नीचे चीजें डिवाइड हो रही थी वो ऊपर चली गई हैं, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी वो नीचे आ गई हैं। रो है, रो ऊपर जाने से रो ओवर पीएम बन गया, पहले पीएम ओवर रो था। इसी तरह 2/3 था, ये 3/2 हो चुका है। और जो ई के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ई के रिवर्स होने के बाद क्या हो रहा है, डिवाइड में चला गया। इसको फर्दर थोड़ा सा रीअरेंज किया है क्योंकि वी नीड रोज वैल्यू, हमें डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। सो डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंपली जो पी एम डेंसिटी के नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इक्वेशन के उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग दिस स्टेप यू गॉट इक्वेशन नंबर 3, that will be is equal to density is equal to 3/2 E K P M। ठीक है, तो ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ गई, और इसको आपने क्या सपोज किया है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 याद हो तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, माइनस डी पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर इट विल इक्वल टू द रो मल्टीप्लाई चेंज इन हाइट इनटू ग्रेविटी। सो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें यहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड है किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी की वैल्यू हम लोगों ने प्रेशर डेंसिटी फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट किया है, और इसकी क्या वैल्यू आई थी, 3/2 ई के पी एम। सो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज रो। यहाँ पे हमने रो की वैल्यू फाइंड आउट की है। थोड़ी सी इक्वेशन को अगेन रीअरेंज किया है। उसके अंदर क्या किया है कि ये देखिए, ये हमारे पास जो पी एम में पी है, जो एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के उस साइड जाके चेंज इन प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट यू गॉट दिस वन इक्वेशन, दैट इज द चेंज इन प्रेशर dp over p is equal to 3/2 m over e के into dgh। ठीक है, okay, now this one equation you got, you have to integrate the equation। इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा हम लिमिट्स लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर इंटीग्रेशन लग सकता है। एक तो प्रेशर है, क्योंकि देखें चेंज इन प्रेशर, और क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन हाइट। बाकी तमाम जो चीजें हैं वो एज सच कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लगेगा, प्रेशर के रिस्पेक्ट से। ठीक है, क्योंकि चेंज यहाँ पे प्रेशर हो रहा है और चेंज यहाँ पे हाइट हो रही है, इन दोनों को हमने समराइज करने के लिए इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन लगाने का जो सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और हमेशा इंटीग्रेशन एक लिमिट में लगती है। ठीक है, सो प्रेशर के लिए क्या लिमिट लगा दिया है कि P इज इंटू पी नॉट, और हाइट के क्या है, 0 से h तक। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। हमेशा लोअर लिमिट जो है वो हम नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट हम ऊपर लिखते हैं। सो पी नॉट जो है वो लोअर लिमिट है और पी हमारे पास हाई लिमिट है, हमने लिख दिया पी के साथ। इसी तरह हमने आगे जो हाइट के लिहाज से भी 0 इंटू एच लिमिट लगाई थी। 0 बिल्कुल जो 0 हाइट है और एच एक पर्टिकुलर हाइट है, उसके हिसाब से भी इंटीग्रेशन के साइन के साथ उसको फिट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया है, तो ये जो स्टेप है ये क्या है, बेसिकली जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, अगर एक फैक्टर, अगर आप एक फंक्शन का
इंटीग्रेशन लेते हैं और उस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है, तो वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है लॉग नेचर ऑफ फंक्शन के। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन का रूल है। रूल क्या है कि आपने, चले पहले तो आपने इंटीग्रेशन ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर लिया है और विद रिस्पेक्ट टू हाइट लिया है। ठीक है, इस इक्वेशन में जो हमारे कांस्टेंट फैक्टर थे उनका हमने बिल्कुल इंटीग्रेशन से बाहर लिख के एग्जैक्टली सिर्फ किसके ऊपर इंटीग्रेशन ले लिया है? हाइट के ऊपर ले लिया है। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इनको फर्दर सॉल्व करना है, सॉल्व करने का हमारे पास क्या मेथड है? सॉल्व करने का हमारे पास मेथड ये होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है p, ठीक है, और इसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है यानी कि dp मौजूद है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये लॉग ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, सो लॉग ऑफ फंक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लॉग इंटू p लिख दिया है। ठीक है, आई थिंक ये वाली टर्म जो सी है ना, ये यहाँ से नहीं लिखी जाएगी। जब आप log इंटू पी लिख देते हैं तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही लिखी जाती है। ठीक है, सो ये आपको इधर सिर्फ बताने के लिए मैंने लिख दिया है। असल में ये जो इक्वेशन है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी? इट विल बिकम इज इक्वल टू लॉग नेचुरल पी। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, हेयर यू राइट द पी नॉट इनटू पी। ठीक है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन लिया ना, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का ये रूल है कि अगर एक आपके पास फंक्शन है और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? ये इसको इक्वल किसके करेंगे? इसको इक्वल करेंगे माइनस लॉग नेचुरल पी के, माइनस साइन ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम लोगों ने इग्नोर करना है, एग्जैक्टली लॉग नेचुरल पी इंटू पी नॉट ओवर पी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर इसको क्या किया है? इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग नेचुरल पी इंटू पी नॉट, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट में से हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके लिखा गया है। इसी तरह जो h माइनस जीरो भी, जब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया तो बेसिकली हमारे पास क्या रह गया? h माइनस टू h जीरो, h में से जीरो को माइनस किया, ऐसा h रह गया। और यहाँ पे हमारे पास जो माइनस लॉग नेचुरल p इंटू माइनस लॉग नेचुरल p नॉट है, इसको जब हम लोगों ने रीअरेंज किया तो जो माइनस के साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो लॉग नेचुरल p ओवर p नॉट, यानी कि जो टर्म पहले ये हमारे पास एक रूल है कि अगर लॉग नेचुरल के साथ माइनस की वैल्यू, तो हम उसको डिवाइड में रिवर्स करके लिख दें तो जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई किया? इन दोनों वैल्यूज को, प्रेशर और जो हमारे पास हाइट की वैल्यू है, इनको समराइज करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रेशर और हाइट पे लगा रहे हैं। प्रेशर का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का क्या तरीका था कि यहाँ पे मैथमेटिक रूल है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो वो किसके इक्वल होगा? वो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा। तो आप इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? माइनस लॉग नेचुरल पी, ठीक है, इंटीग्रेशन पी नॉट ओवर पी एंड इट विल इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे ये जो मैंने टर्म लिख दिया है, या इसको यहाँ पे हमें इग्नोर करना है, यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस pp ओवर p की इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करके लॉग नेचुरल p आ रहा है, ये रूल है। ठीक है, एंड इट विल इज इक्वल टू 3mg ओवर e के इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, डी हमारे पास डेरिवेटिव था यानी कि चेंज इन हाइट था, जो डी है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास h माइनस जीरो, और वहां पे क्या होगा? लॉग नेचुरल p इंटू लॉग नेचुरल p नॉट। और अगर हम इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारे पास नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा? ये हमारे पास वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। सो दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 4। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, दैट विल बी इज इक्वल टू द बैरोमेट्रिक लॉ। बैरोमेट्रिक लॉ हम जो शुरू में पढ़ के आए हैं वो हमने क्या देखा था? हमने देखा था इट विल इज इक्वल टू पी नॉट ओवर पी, ठीक है, और यहाँ पे देखा था कि इट विल ई
ई एक्सपोनेंशियल पावर हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर थी, व्हाट इज दैट, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एम जी एच ओवर आर टी, ठीक है, माइनस एम जी ओवर आर टी, माइनस एम जी ओवर आर टी। अच्छा, ये हमारे पास बैरोमेट्रिक फार्मूला था। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये भी हमारे पास बैरोमेट्रिक फार्मूला है, तो ये दोनों सेम ही हैं। कैसे? यहाँ पे लॉग नेचुरल था, उसको खत्म करने के लिए इसका हमने एक्सपोनेंशियल पावर ले लिया है, ठीक है, ई जोन से वो तो ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आर है, आर क्या है? अभी पीछे जब हम लोगों ने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा था, वहां हम ये देख कर आए थे कि हमारे पास जो ई के है, ई के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास बेसिकली इक्वल होती है किसके? दिस वन, आर टी ओवर 3/2 के, ठीक है, आर टी ओवर 3/2 के, तो इज इक्वल टू द ई के। ये वैल्यू हमने यहाँ से फर्दर इसको यूज की है, और एम जी ओवर आर टी है। आर टी क्यों है? 3/2 ई के, यहाँ पे देखें 3/2 ई के इज इक्वल टू आर टी। ये हम एक फार्मूला पढ़ चुके थे, सिंपली इसकी जगह हम लोगों ने इसको पुट कर दिया है, बाकी एसेट फार्मूला सेम है। तो ये जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो बैरोमेट्रिक फार्मूला की एक बिल्कुल फाइन फॉर्म है कि P नॉट ओवर P इज इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एम जी ओवर आर टी। और इसको ड्राइव करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 4 है। हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोगैड्रो नंबर। हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें बैरोमेट्रिक फार्मूला की जरूरत पड़ी है, और बैरोमेट्रिक फार्मूला की कौन सी फॉर्म चाहिए? दैट इज द लॉग नेचुरल पी नॉट ओवर पी इज इक्वल टू 3/2 एम जी एच ओवर ई के, ठीक है। सो ये हमारे पास जो टर्म थी ये हमें जरूरत पड़ी थी, इसलिए हमने बैरोमेट्रिक लॉ को फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया, but this equation number 4 basically representation of barometric law. Okay, now what we do, as you know that pressure is directly proportion to the number of molecule. Pressure किसके equal है? number of molecule के। so हम लोग लिख सकते हैं P directly proportion to N. so you have convert the equation number 4 into equation number 5, but with the replacement of N, that is the number of molecule or the number of mole. तो हम लिख सकते हैं log natural N naught over N is equal to 3 mgh over 2 ek, ठीक है। से दिस इज इक्वेशन 5। और अब हम इस इक्वेशन नंबर 5 को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो करंट टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है, हमने एवोगैड्रोस नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, और उसके लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। Next one is that according to Perron, Perron is the scientist that give us the value of mass into gravity. Mass और gravity का जो product है उसकी उसने एक particular value दी थी, that will be is equal to mg into na, that is the Avogadro number, mg into 1 minus rho prime over p. तो ये एक फार्मूला है जो पेरन ने ड्राइव किया है, इसकी डेरिवेशन के साथ हमारा फिलहाल लिंक नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने पेरन की इक्वेशन को यूज करना है। और पेरन की इक्वेशन के मुताबिक जो मोलर मास इनटू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल है? वो एवोगैड्रो नंबर पर्टिकुलर मास ग्रेविटी 1 माइनस रो प्राइम ओवर रो की है, ठीक है। ये जो mg है ये मैग्नीशियम नहीं है, बेसिकली मास इनटू ग्रेविटी का प्रोडक्ट है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 आई है उसके अंदर हम मास इनटू ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास मास इनटू ग्रेविटी है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट है, और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू पेरन हमें पता है। तो जो पेरन ने हमें वैल्यू बताई थी वो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके अपनी इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है, ठीक है। अगेन हम लोगों ने क्या किया है, ई के अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू थी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आर टी ओवर 3/2 है, ठीक है, ये हमने देखा भी था ये कैसे है। तो ये जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है उसके अंदर भी ये बात मेंशन्ड है, ये वैल्यू कैसे निकलती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको
करना है। इस इक्वेशन में ई के की वैल्यू पुट, सिंपली 2 ई के था तो वहां पे क्या आ गया, 2 RT इंटू 3/2। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज किया। रीअरेंज करने से क्या हुआ है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट सिर्फ इस फैक्टर की हुई है 3/2 की, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऊपर जाके ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इक्वेशन में देख सकते हैं, जो इक्वेशन यहाँ पे 3/2 डिवाइड हो रही थी, नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको हमने रीअरेंज करके 2/3 कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, सो ओवरऑल क्या बच गया, log natural n naught over n and it will be is equal to h over rt n a m g 1 into rho prime over rho। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ पेरेंट का फॉर्मूला की इनकॉर्पोरेशन किया है इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में किस जगह पे, mg की जगह। ठीक है, बाकी इक्वेशन ऐसा चल रही है। पेरेंट की इक्वेशन पुट करने के बाद यहाँ पे जो एक फर्दर स्टेप किया, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, RT 3/2। तो ई के की जगह RT 3/2 लिख दिया गया है। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 3/2 जो RT के साथ डिवाइड हो रहा था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए इनकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ये तो मैथमेटिक्स के रूल है कि जब भी आप कुछ रीअरेंजमेंट करते हो या डिवाइड को प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में चीजें क्या हो जाती हैं, फिर वो रिवर्स हो जाती हैं। तो 3/2 है, ये रिवर्स होके 2/3 बन गया। 2/3 बनने की वजह से इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हुई है, यहाँ पे कुछ चीजें कटिंग हुई है। कटिंग होने के बाद हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, दैट विल बी इज इक्वल टू log natural n naught over n and it will is equal to na mgh over rt rho into rho prime by p। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि रो इंटू रो प्राइम पी कहाँ से आ गया। सो डोंट बी कंफ्यूज योर सेल्फ। अब ये देखिए हमारे पास है 1 माइनस रो प्राइम ओवर पी, इसका सिंपली क्या लिया गया है, एलसीएम लिया गया है। ये एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा। आप ऐसे लिख लें, यहाँ 1 माइनस रो प्राइम ओवर रो लिख लें, बोथ आर सेम, बट इन दिस केस वी हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, इसलिए हम लोगों ने उसका एलसीएम लेके इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो नाउ यू हैव कंसीडर रेडियस। अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि एक गैस का मॉलिक्यूल जो किसी कंटेनर में पड़े हैं, उनके रेडियस स्फेरिकल है, यानी कि उनके रेडियस क्या है, राउंड है। सो देयर इज द पर्टिकुलर वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, और वॉल्यूम की क्या वैल्यू है, इट विल इज इक्वल टू द 3/2। वेट अ सेकेंड, ओके। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी किसकी, वॉल्यूम की। हम बात कर रहे थे कि अगर आप गैस का वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बिल्कुल स्फेरिकल है, जो राउंड है, तो वहां पे क्या होगी, वॉल्यूम की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी एंड इट विल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला, अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ से दोबारा हम लोगों ने क्या किया है, मास की वैल्यू को सेपरेट आउट किया है। मास की वैल्यू को सेपरेट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली नेक्स्ट इक्वेशन में हमने ऐसे ही किया है, मास की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है, बट अब हम लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू पुट किया है, जो स्फेरिकल रेडियस के लिए कांस्टेंट होती है, एंड इट विल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास मास की वैल्यू है, और अब हम ये जो मास की वैल्यू है इसको पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे मास है,
मैस की वैल्यू हम लोगों ने डेंसिटी फार्मूला के अकॉर्डिंगली जोन सी है वो सेपरेट आउट की है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर गैस जिसके रेडियस स्फेरिकल है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है, उसके अंदर पुट कर दिया है। ठीक है, नाउ दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे जो हमारे पास m था यानी कि mgh था ना, उसकी जगह यहाँ पे दिस वन फैक्टर वैल्यू ऑफ द mass and it will is equal to the mass into volume into density, so 4/3 pi r cube। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है और रो हमारे पास डेंसिटी है। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, देखें हमारे पास यहाँ पे है एन ए ओवर आर टी जी एच। ये जो एन ए ओवर आर टी है बेसिकली, इसको हम लोगों इक्वल के उस साइड शिफ्ट किया। अब उसको शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन ए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो इसको यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आर टी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही किया है, आप इक्वेशन देख सकते हैं कि आर टी ओवर एन ए बन गया। ठीक है, हमें पता है ये कैसे बना है, लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन एज सच वैल्यू आई है, एंड देन इट विल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू, रो एस एच एंड जी एच उसके साथ आ गया, एंड रो इंटू रो नॉट पी। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा फर्दर मजीद सिंप्लीफाई किया है। उसमें आप ये देखें कि एक रो रो के साथ कट जाएगा। ठीक है, अगेन क्या इक्वेशन बनी, आर टी इज इक्वल टू एन ए log natural n naught over n and it will is equal to 4/3 pi r cube into g h रो into रो प्राइम। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में रो था वो बिल्कुल वो जी एच रो के साथ कैंसिल आउट हो गया है, इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमने क्या किया है, फर्दर हम लोगों ने ये किया है कि जो लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन है, इसको हम इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे देखें ये आर टी ओवर एन ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वेशन के इस साइड शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा। ठीक है, मर्जी है तो अब इसको बाय फॉर्म में लिखते हैं, मर्जी है तो इधर हम डिवीजन लिखते हैं। तो सिंपली आर टी ओवर एन ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह गया, और इसके साथ जो लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन मल्टीप्लाई हो रहा था वो आफ्टर इक्वेशन के उस साइड जाके डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद इक्वेशन जो हमारे पास है वो कुछ यू बन गई कि लॉग एन ए ओवर आर टी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल जो था हमारे पास डिवाइड हो रहा था। आगे हम लोगों ने यही जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको रिवर्स किया। इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन ए ऊपर चला जाएगा, आर टी नीचे आ जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन, ये डिवाइड हो रहा है यानी कि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। इक्वेशन रिवर्स करने से जैसे एन ए ऊपर गया है और आर टी नीचे आया, जो लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो बाकी पूरी वॉल्यूम और रो की टर्म है ये क्या होगी, ये नीचे आ जाएगी। सो जो सा वो सिर्फ एक साइन चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको करने के बाद आप थोड़ी सी मजीद रीअरेंजमेंट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हमें चाहिए एवोगैड्रो नंबर, एंड व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, इट इज द एन ए। ठीक है, तो जो एन ए को हम लोगों ने सेपरेट किया है, जो आर टी डिवाइड हो रहा था ये क्या हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो वो क्या बच गया है, आर टी। ओके, सो नेक्स्ट आप जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन डिवाइड हो रही थी, इसको फर्दर अगर आप लोगों ने ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जो बाई की फॉर्म में। तो इज इट, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोगैड्रो नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मर्जी है तो आप इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेंगे, मर्जी है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, आप इसके जो पास यहाँ पे जो बाय फॉर्म है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर का एक फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताता है
Na की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज तक हमें इसकी जरूरत कभी पड़ी ही नहीं है, हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट था, इसलिए हमें इसकी डेरिवेशन करना जरूरी थी। लेकिन हम लोगों को एवोगैड्रो नंबर की डायरेक्ट वैल्यू पता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर है और उसको लेके ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन को भी थोड़ा सा देखना है। मैम जी जी मैम एवोगैड्रो नंबर तो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो हाइट का रिलेशन, डेंसिटी वगैरह ये तो शो कर रहे हैं, ये तो वेरिएबल होगा, मतलब हाइट चेंज होने से चेंज होगा। एक पर्टिकुलर हाइट के लिए जहाँ पे जो वो कह रहे हैं वो कांस्टेंट ही है। मैम एवोगैड्रो मतलब नंबर की वैल्यू नहीं नहीं, देखें अब एवोगैड्रो नंबर की आपको एक वैल्यू तो पता चल गई, तो वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई थी। वो कांस्टेंट तो है, तो वो कैसे आ गई, वो किसी तरीके से ही आई थी ना, ऐसा तो नहीं था कि वो खुद ब खुद ही आ गई। कह देते हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है वो कांस्टेंट की वैल्यू है, हम मानते हैं, हम उसको ही लेके चलते हैं, लेकिन उसको ड्राइव कैसे किया गया था, तो इस इक्वेशन के जरिए किया गया था। मैम जी मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम हाइट चेंज करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर भी चेंज हो जाएगा, मतलब इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। नहीं, तो मैम यहाँ पे ये हाइट का इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी का भी ये इतने सारे रिलेशन है, ये तो मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए ना, ये चेंज करें तो एवोगैड्रो नंबर चेंज हो जाए। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए कांस्टेंट है ना। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर होते क्या है, हाउ यू मतलब डिफाइन द मैम जी नंबर, एवोगैड्रो नंबर? जो एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं। एक मोल में एक मोल क्या होता है? एक मोल एक अगर मोल किसी चीज के एटॉमिक नंबर में, हम्म एटॉमिक मास को हम मतलब ग्राम में शो कर दें तो वो बन जाता है मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक मोल हाइड्रोजन है, तो इसका क्या मतलब होता है? मैम जी एक मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम होगा? यस मैम, उसका मतलब अगर हाइड्रोजन गैस लें तो फिर 2 ग्राम होगा। अगर 2 ग्राम होंगे हाइड्रोजन के तो वो एक मोल के इक्वल होगा, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, यस अगर मैं मैम। आपसे कहती हूँ कि मुझे सोडियम का 1 मोल चाहिए, तो उसमें फिर आप कहेंगे कि ये 23 ग्राम है। यस मैम बिल्कुल। ग्राम क्या चीज, आप ग्राम को, ग्राम 23 ग्राम क्या है मतलब? मैम क्वांटिटी है चीज की, मतलब मेजर करने का फार्मूला क्वांटिटी है, उसमें। ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 मोल वाटर है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? हम उसमें 18 ग्राम हो गए वाटर, मतलब 18 ग्राम वाटर होगा। 18 ग्राम मतलब क्या 18 ग्राम होगा, हम उसको क्या वे कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा बैलेंस है कि आप उसको वे करेंगे कि 18 ग्राम हो गया तो ये 1 मोल है, ऐसे कह रहे हैं? मैम एक मोल ऐसे का नहीं मतलब होता। हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं बनाया, आप पहुंच गए हैं, लेकिन बेसिकली ना देखें, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर मैंने आपसे कहा है ना 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, उसका मतलब है कि उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ ना 1 मोल वाटर है, तो 18 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर, ये बात आपने मेंशन करनी है। 1 मोल जो सा ना वो आप एटम के लिए अलग बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स के लिए अलग बोल सकते हो। फॉर इवन के फार्मूला, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मैंने आपसे कहा मेरे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर सोडियम कितने हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं कि इसके अंदर 6.022 टू 10⁻23 आइंस हैं सोडियम के। तो 1 मोल जब भी हम कहते हैं ना उसके अंदर 6 पॉइंट, अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम है, आपने कहा कि एक ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम, 1 ग्राम किस चीज के, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो 1 मोल के अंदर 18 ग्राम क्या है हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ग्राम एटम कह लें, ग्राम मॉलिक्यूल कह लें, या ग्राम आइंस कह लें, दैट विल इज इक्वल टू 1 आइन। अगर आप अकेला एटम कहेंगे या अकेला ग्राम कहेंगे, अकेला मॉलिक्यूल कहेंगे या अकेला ग्राम कहेंगे, दैट विल नॉट इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल चीज कब होगी, या तो ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम
आइंस इज इक्वल टू फार्मूला आइंस या आइंस इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू थी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, बेसिकली ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम लोग एक पर्टिकुलर गैस के लिए, गैस की बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर गैस के लिए जिसका एक पर्टिकुलर हाइट हो, जिसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी हो, ठीक है। अगर हम इन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़े हैं तो वहां पे हम Na की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तो फिर ओके कांस्टेंट ही मैम। रहेगी ना। अगर ओके मैम, एक आगे हाइट है, समझ। एक जो हाइट है वहां पे तो वो कांस्टेंट ही रहनी है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये हमें बताती क्या है, ये हमें Na ही बताती है, ठीक है। यहाँ पे